नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत मारवाड़ का राठौड़ वंश उसका भाग 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे राव मालदेव के बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चर्चा करते हैं राव मालदेव के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1531 से 62 तक रहा था। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के द्वारा, उसके अंतर्गत जो मारवाड़ से सेना लेकर आए थे वो थे राव मालदेव। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक उनके पिता राव गांगा थे। यानी राव मालदेव के पिता कौन थे? राव गांगा। यानी जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस समय उनके पिता राव गांगा जो मारवाड़ के शासक थे, लेकिन मारवाड़ से जो सेना लेकर गए रणसंग की सहायता के लिए वो थे राव मालदेव। और राव मालदेव को पितृहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या करवाई थी। इनके कई उपनाम भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है जो हशमत वाला शासक, महान पुरुषार्थी, राजकुमार, 52 युद्धों का विजेता या 58 परगनों का शासक। ये इनके कई उपनाम हैं। इनको मारवाड़ का पितृहर्ता भी कहा जाता है। और कहते हैं इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोचत पाली के अंतर्गत हुआ था। अब आगे बात करें, 1932 ईस्वी में बहादुर शाह की मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की उन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। यानी 32 के अंतर्गत जो बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उस समय इन्होंने जो विक्रमादित्य थी उनकी क्या की थी? सहायता की थी। और 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया। यानी राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के जो शासक थे राव लोणकरण सर की जो पुत्री थी उमादेव से विवाह हुआ था, तो 1536 के अंतर्गत, जिनको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। यानी जो राव लोणकरण सर की पुत्री थी उमादेव को इतिहास के अंतर्गत रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब इसके पीछे एक घटना है कि इस घटना का क्या कारण था कि मालदेव का जो ससुर था वे उमादेव का पिता जो राव लोणकरण सर मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। यानी राव लोणकरण थे, उनको मालदेव पसंद नहीं था, इसलिए उमादेव के पिता जो लोणकरण हैं ये मालदेव की क्या करवाना चाहते थे? हत्या करवाना चाहते थे। और इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। यानी ससुर के द्वारा तो मालदेव की हत्या करवाई जाती है, करवाने का जो षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन जो मालदेव की सास है, उमादेव की जो माता है, उन्होंने मालदेव को ये सूचना पहुंचा दी थी कि भाई राव जो लोणकरण है वो आपकी हत्या करवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध क्या हो जाते हैं? बिगड़ गए। वही रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही वे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी यहाँ से जब वो रूठ कर चली जाती है तो अजमेर के जो तारागढ़ है वहाँ पर रहती है और इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई इतिहास के अंतर्गत रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमादेव।
मालदेव की पत्नी। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव वे बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार किया। यानी ये घटना कब की है? 1542 की। यानी किसके ऊपर आक्रमण किया? मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह के ऊपर आक्रमण करके उनके राज्य पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। वीरमदेव व राव जयसिंह शेरशाह की शरण में चले गए। यानी यहाँ से ही वीरमदेव और जो राव जयसिंह वो कहाँ चले गए थे? शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। फिर आगे 1539 से 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था। यानी उस समय मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं। यानी हुमायूं के ऊपर आक्रमण करके शेरशाह सूरी यानी सूरी साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता भेजने का संदेश भेजा था। यानी हुमायूं की सहायता करने का संदेश किसने भेजा था? यानी हुमायूं को सहायता कौन कर रहा था? मालदेव। क्योंकि मालदेव चाहता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। यानी ये मालदेव को पता था कि जब हुमायूं की पूर्ण पराजय होगी उसके पश्चात शेरशाह सूरी किसके ऊपर हमला करेगा? मालदेव के ऊपर। तो मालदेव किसकी सहायता करना चाहता है? यहाँ पर हुमायूं की सहायता करना चाहता है। फिर आगे देखें तो 1543 और 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? गिरी सुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब लड़ा गया था? 5 जनवरी को। 5 जनवरी 1544 ईस्वी के अंतर्गत गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जो मालदेव व अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच होता है। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। यानी जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है वो होता कहाँ पर है? एक जगह है जैतरण, वहाँ पर होता है, जो ब्यावर के अंतर्गत है। और यहाँ पर मालदेव के जो सेनापति होते वो कौन होते? जेता और कुप्पा। मगर उनके सेनापति जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मालदेव व उनके जो सेनापति है, मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुप्पा के मध्य जो वैमनी के बीज बो दिए थे, और जेता और कुप्पा पर विपक्ष से धन लेने का भी उनके ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाई जेता और कुप्पा के द्वारा विपक्ष यानी शेरशाह सूरी की तरफ से क्या लिया गया? धन लिया गया। और जब ये ऐसा सुनते हैं तो अपने ऊपर जो लगे कलंक है उस कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुप्पा ने पूरी ताकत से अफगान सेना के ऊपर प्रहार किया था। और एक समय ऐसा भी आया था कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे थे, यानी अफगान सेना हारने की स्थिति पर आ गई थी। लेकिन बाद में एक जो जलाल खान खलवानी नामक एक सेनापति था, वो अतिरिक्त सेना लेकर आता है, जिससे युद्ध की स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। और इसमें शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। फिर इनके द्वारा एक कोटेशन कहा जाता है। जनवरी 1544 के अंतर्गत गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया गया और वीर गति को जो प्राप्त हो गए थे जेता और कुप्पा, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता। यानी ये कोटेशन किसका था? शेरशाह सूरी का, कि भाई मैं दिल्ली का बादशाह हूँ और मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया जहाँ पर केवल एक फसल जो बाजरा होती है, तो इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी जो बादशाही मिली हुई उस बादशाही को मैं खो देता।
आगे चर्चा करें। फिर शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के अंतर्गत होने के बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, बाड़मेर, ये कोटड़ा, जालौर में मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी के अंतर्गत मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में अपन चर्चा करते हैं राव चंद्रसेन की बात में। राव चंद्रसेन, जिनका जो समय रहता है 1562 से लेकर 1581 तक। कब से कब तक है, 1562 से 81 के बीच में। यानी इनका जो जन्म होता है राव चंद्रसेन का, वो जन्म होता है 1541 के अंतर्गत, 1541। और ये राव मालदेव के पुत्र होते हैं। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया। यानी सबसे बड़ा पुत्र था तो मालदेव का था, वो थे राम। एक था मोटा राजा उदय सिंह और एक थे राव चंद्रसेन। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव को स्नेह था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो उत्तराधिकारी बनाया किसको गया था, राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। अंततः चंद्रसेन मालवा का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। यानी राम को भी नहीं बनाया और दूसरे पुत्र जो उदय सिंह था उनको भी नहीं बनाया। तो ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और अकबर की शरण में चले जाते हैं। और राव मालदेव ने अपना जो उत्तराधिकारी किसको बनाया था, राव चंद्रसेन को। तो राव चंद्रसेन का जन्म 1541 ईस्वी के अंतर्गत होता है और इनका राज्याभिषेक 1562 के अंतर्गत होता है और इनकी मृत्यु 1581 के अंतर्गत होते हैं। और इनकी कुछ उपाधियां हैं जिनसे इनको याद किया जाता है। इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। यानी उपनाम या उपाधियां है, आपसे पूछे कि भाई मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। प्रताप का अग्रगामी किसी को कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। भोला बिसरा राजा किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। और एक उपाधि इनकी द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। ये सब उपाधियां किनकी है, राव चंद्रसेन की। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का भी सामना करना पड़ा। क्यों, ये तो जाहिर है कि भाई इनको जब उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया और उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन को बनाया गया तो अपने बड़े भाइयों से तो विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। 1564 में राम जो सहायता लेकर अकबर की शरण में चला गया था। यानी कहाँ पर ये चले जाते हैं, अकबर की शरण में चले जाते हैं राम। अकबर ने हुसैन कुली खां यानी 1564 के अंतर्गत हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा और जोधपुर पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। यानी 1564 के अंतर्गत अकबर से सहायता प्राप्त करता है और अकबर ने जो हुसैन अली कुली खां को मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, यानी एक सेना लेकर वो भेजते हैं और 1564 के अंतर्गत जोधपुर पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अब आगे देखें तो 1576 के अंतर्गत जोधपुर नागौर के अंतर्गत अकबर के द्वारा एक नागौर दरबार लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत मारवाड़ के अधिकांश राजा उनके शरण में चले जाते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उनके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया। यानी वो वापस वहां से चुपचाप
चले आए। यानी जब वो वहाँ पर गए तो अकबर का जो रुझान था वो उनके बैराम और उदय सिंह की ओर ज़्यादा था, जिससे वे नाराज हो जाते हैं और उस दरबार को छोड़कर वापस चले आते हैं और संघर्ष का रास्ता वो चुनते। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी थी। यानी जब 1564 के अंतर्गत यहाँ पर कब्जा होता है तो चंद्रसेन यहाँ से प्लान कर लेते हैं और उनका जो पहला प्लान होता है वो कहाँ पर होता है, भाद्रा जोन की ओर होता है। और फिर अकबर ने बीकानेर के जो राय सिंह है, राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। यानी शासक नियुक्त नहीं किया था, अधिकारी नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया था। यानी प्रशासनिक कार्य उनके द्वारा देखा जाएगा। फिर 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोड़ में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। यानी जब 64 में जोधपुर के ऊपर जो अधिकार हो गया था उसके बाद में ये कहाँ पर चले जाते हैं, सिवाना भादरा जोड़ चले जाते हैं। यानी 1564 के अंदर का जो हुसैन अली कुली खां के द्वारा मारवाड़ के ऊपर आक्रमण किया गया तो उसके बाद में ये 64 में कहाँ चले जाते हैं, भादरा जोड़। और उनके बाद में जो नागौर दरबार लगता है तब वे वहाँ पर मिलने को जाते हैं, लेकिन राम और उदय सिंह के प्रति झुकाव देकर वो वहाँ से वापस चले आते हैं। परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बना लिया। यानी जब भाद्राजून को भी घेर लिया गया तब वे वहाँ से भी हटकर कहाँ चले जाते, सिवाना चले जाते। यानी 1571 के अंतर्गत चंद्रसेन का प्रस्थान सिवाना की ओर होता है। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम है, दोनों सिवाना का जो किला है और पहाड़ी दुर्गम है, यानी जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उनके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और जो 1570 के अंदर जो नागौर दरबार उपस्थित हुआ था उससे जो असंतुष्ट होकर वापस आए थे उसके बाद में राव जो चंद्रसेन की जो सहायता करने वाले थे वो थे ये राव सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के क्या थे, साथी थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई राव चंद्रसेन की सहायता करने वाले कौन थे, तो रावल सुखराज, सुजा और देवीदास ये राव चंद्रसेन की क्या करने वाले थे, सहायता करने वाले थे। मुगल सेना ने उन्हें भी जगह जगह खूब दौड़ाया, जिसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी और इससे तंग आकर वे रामपुरा की पहाड़ियों में चले गए। अब सिवाना से वो तंग आकर वहाँ पर जब अकबर की सेना उनको चारों तरफ घेर लेती है, कर लेती है, उनको बार बार उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो वो कहाँ पर चले जाते हैं, रामपुरा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। जहाँ जाकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में प्रदेश को घेरना कठिन था और बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ न आए। यानी चंद्रसेन फिर भी उनके हाथ में ना आए। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहाँ से जो कान्होजा के पहाड़ों में चले गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। यानी जब सिवाना से निकले उसके बाद में पीपलोद और वहाँ से ये कान्होजा के पहाड़ों में लूट माट करने प्रारंभ कर देते और इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए।
और ऐसी स्थिति में उसे मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। यानी जब ये चंद्रसेन सिवाना से निकलते हैं तो पीपलो जाते हैं और कान्होजा, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और आसपास क्या करते हैं, लूट मार करते हैं। और इस नीति से मारवाड़ के लोग क्या होते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, यानी प्रसन्न नहीं होते। और ऐसी स्थिति से मारवाड़ को छोड़कर ये कहाँ चले जाते हैं, सिरोही के अंतर्गत चले जाते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, डूंगरपुर में चले जाते हैं और बांसवाड़ा में भी ये शरण लेते हैं। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, यानी जहाँ जहाँ ये जाते रहे मुगल सेना इनका पीछा करती रही। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन का संघर्ष जारी रहा और 1581 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु तक ये जारी रहा। तो 1581 में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और ये होती है सिंचियाई सारण के अंतर्गत इनकी मृत्यु होती है। विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, यानी महाराणा प्रताप की, जो राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से कौन करता है, विश्वेश्वरनाथ रेव, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। यानी ये था राव चंद्रसेन के बारे में डिटेल। अब आगे चर्चा करते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह जो किन के पुत्र थे, मालदेव की और राव चंद्रसेन के बड़े भाई। यानी इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1583 से लेकर 1595 ईस्वी रहता है। यानी 1581 से लेकर 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। यानी 1581 और 83 तक मारवाड़ की खालसा प्रदेश में रहने के बाद शासक बनते कौन, मोटा राजा उदय सिंह। यानी मारवाड़ कैसा प्रदेश था, खालसा प्रदेश। अब ये सीधे किसके अधीन था, सीधे केंद्र के अधीन था। यानी जो भी यहाँ से टैक्स वगैरह होता था सीधा केंद्र में जाता था। और उनके बाद यानी 81, 82 और 83 ये तो खालसा घोषित किया गया था। उसके बाद 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। यानी बाद में चंद्रसेन के बाद में कौन बनता है, उदय सिंह, जिसको क्या कहा जाता है, मोटा राजा उदय सिंह। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जो जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है, का विवाह जहांगीर के साथ में किया था। यानी मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री, जिसको जगत गोसाई भी कहते हैं, महानबाई भी कहते हैं, उनका विवाह किससे करवाया था, जहांगीर के साथ में करवाया था। और जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है, सलीम के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जहांगीर और जगत गोसाई का जो पुत्र उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं, खुर्रम के नाम से जाना जाता है। और खुर्रम आगे जाकर मुगल बादशाह बनता है, जिसको अपन शाहजहां के नाम से जानते हैं। यानी जो जहांगीर और जो जगत गोसाई से पुत्र उत्पन्न होता है वो होता है शाहजहां, जिसको क्या कहा जाता है, खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार भी बनाया गया था। और मोटा राजा उदय सिंह की लाहौर में मृत्यु हो जाती है
और इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था किशन सिंह, और किशन सिंह ने किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी, स्थापना की थी। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई किशनगढ़ के राठौड़ शाखा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो किशन सिंह के द्वारा, जो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। और इन्होंने जो नींव रखी थी वो 1609 ईस्वी के अंतर्गत रखी थी। तो आगे बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1638 से 1678 तक रहता है। जसवंत सिंह का जो जन्म होता है वो 1626 ईस्वी में बरहानपुर में हुआ, और इनके पिता का नाम था गज सिंह। और इनका राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे तो राज्याभिषेक होता है आगरा के अंतर्गत, और इनकी कुछ उपाधियां भी है, जैसे राजा, महाराजा जो शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई, और इनकी रानी है जसवंत दे। इनका जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ, और इन्हें के पिता जो गज सिंह है, इनका जो स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। यानी जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी, जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में उपस्थित थे, और गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया। यानी जब ये विवाह के लिए जाते हैं, विवाह के लिए बूंदी में, तब इनके पिता जो गज सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पिता गज सिंह की मृत्यु होने के बाद जो बादशाह शाहजहां है, इनको कहाँ पर बुलाते हैं? आगरा पहुंचने का निमंत्रण देते हैं। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर उसे टीका दिया गया, और खिलत, जड़ाऊ और जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। ना, इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? आगरा के अंतर्गत। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब भी प्राप्त हुआ था। यानी उनको राजा भी बनाया गया, 4000 का जात और मनसब भी उनको प्रदान किया गया। क्योंकि उसकी आयु उन समय 11 वर्ष की ही थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। यानी जब ये कितने वर्ष की, अल्पायु की थी, केवल 11 वर्ष की थी, तब बादशाह ने अशोक के जो ठाकुर थे वो राज सिंह कुंपावत, उनको 1000 जात का और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का क्या किया था? मंत्री नियुक्त किया था। फिर आगे 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंधन सौंपा गया, और 1548 ईस्वी में कंधार अभियान पर भी इनको भेजा गया था। यानी कंधार जो अफगानिस्तान के अंतर्गत है, वहाँ पर भी इनको अभियान पर भेजा गया था। और उत्तराधिकारी युद्ध जो दिल्ली के अंतर्गत औरंगजेब और इनके भाइयों दारा, उनके बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, जो 1557 और 58 में चलता है, उसे युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। यानी धर्मत का जो युद्ध होता है उसमें तो ये किन का साथ देते हैं? दारा सिखों का। यानी जो धर्मत का युद्ध होता है उसमें तो ये दारा सिखों का साथ देते हैं, जो औरंगजेब के विरुद्ध होता है। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि जब ये धर्मत के युद्ध में दारा सिखों की ओर से
युद्ध करते हैं और इस युद्ध के अंतर्गत जो विश्वासघात करते हैं कासिम का, जिसके कारण दारा की पराजय हो जाती है और फिर जसवंत सिंह जोधपुर लौट आते हैं। तब जसवंत सिंह की जो पत्नी थी जसवंत दे, उनके जब जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचे पर उसकी जो उदयपुर रानी रानी ने उसे किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजय होकर लौटते हैं या वहाँ मिट्टी में मिल जाते, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। तो जब कहते हैं कि भाई ये धर्मत के युद्ध में पराजित हो जाते हैं और जोधपुर लौटने पर उनकी रानी जो जसवंत दे है, उन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोलने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और कहा जाता है कि भाई जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों के बजाय फिर लकड़ी के बर्तनों के अंतर्गत क्या दिया गया था, भोजन दिया गया था। और औरंगजेब फिर इनको, ये कुछ समय तो बाद औरंगजेब इनसे नाराज रहता है और फिर इनको गुजरात अभियान के ऊपर भी भेजा जाता है 1559 के अंतर्गत। और एक बार उनको शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा जाता है और अंतिम समय में ये जमरूद के अंतर्गत इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब एक कोटेशन कहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी धर्म विरोधी, कुफर का अर्थ होता है धर्म विरोधी, यानी धर्म विरोधी या कुफर का दरवाजा टूट जाता है। ये महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब के द्वारा कहा गया। यही कहकर वे सती होने को तैयार होने लगी। अंत में रानी माँ के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए और इस कथा की सत्यता पर ये संदेह किया गया, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। यानी ये कौन कहता है, ये श्यामल दास कहते हैं कि भाई ये सत्य कथा है। और 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वे शाही डेरे का लूटकर जोधपुर रवाना हो गए और बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में जो मनमुटाव है वो कम होता है। यानी किसके द्वारा, जय सिंह के माध्यम से, यानी जसवंत सिंह और जो औरंगजेब है उनके बीच में जो मनमुटाव होता है, यानी जो टकराव की स्थिति होती है थोड़ी, उसको शांत किया जाता है। फिर इनको गुजरात अभियान के लिए भी भेजा जाता है जो आपको बता दिया। और 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध जो शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता भी उन्हें नहीं मिली थी। और फिर 1663 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने को आदेश दिया गया और वहीं पर 28 नवंबर 1678 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह क्या थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, यानी विद्वानों को आश्रय देने वाले थे। और कहते हैं कि स्वयं भी एक उच्च कोटि के विद्वान थे। जसवंत सिंह जो विद्वानों को आश्रय दिया करते थे और खुद भी क्या थे, एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके समय विद्वानों में जो ये सूरत मिश्रण, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध जो कवि इनके साथ में थे। मुड़त नैन इनके मंत्री भी था और नैन ने नैन सिरी ख्यात व मारवाड़ पटगनारी विगत नामक ग्रंथों की भी रचना की थी। यानी जो नैन्सी है, मारवाड़ के जो जसवंत सिंह या जो गज सिंह थे, इनके दीवान भी थे और इनकी जो रचनाएं हैं मुड़त नैन ख्यात और मारवाड़ का परगना, और इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और अंतिम समय में
ये जसवंत सिंह इनको किसी कारण से कैद कर लेते हैं और फिर ये इससे आहत हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंतर्गत बीकानेर का राठौड़ वंश और इनके जो प्रतापी शासक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।